हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। हम सभी ने एरिया 51 के बारे में तो सुना ही है। अमेरिका के नवाडा डेजर्ट की वही सीक्रेट फैसिलिटी जो एलियन से जुड़ी हुई घटनाओं के लिए बदनाम है। और यही नहीं, सोशल मीडिया के शूरवीर जब एरिया 51 का राज पता करने के लिए उस पर धावा बोलने गए तो पुलिस ने उन्हें धर लिया, अच्छे से उनका परिचय लिया और सुझाकर उनके बम कर दिया धरने का खेल खत्म। और ये घटना है 20 सितंबर 2019 की, जो इतिहास में स्टॉर्म एरिया 51 के नाम से मशहूर है। वैसे एरिया 51 के ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आज की वीडियो एरिया 51 के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ इससे भी ज्यादा, हाँ जी, कुछ बहुत ही ज्यादा परेशान और विचलित कर देने वाली एलियन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में है। और शायद इसका नाम आपने ना सुना हो। हम बात कर रहे हैं डलसे बेस की, यानी डलसे अंडरग्राउंड बेस। अब ये किस चीज के लिए बदनाम था? तो मार्केट में जो खबर उड़ रही है उसके हिसाब से ये एलियंस के द्वारा बनाया गया एक अंडरग्राउंड बेस था, जिसके बारे में अमेरिकी सरकार को पता लग गया। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। हाँ जी, एलियंस और अमेरिकी सरकार के बीच में एक जंग हुई जिसे सरकार हार गई। और बाद में दोनों पार्टीज के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें एलियंस तो देंगे अपनी टेक्नोलॉजी और अमेरिकी सरकार देगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए सामान। तो क्या था ये सामान? ये थे इंसान। समझौते के हिसाब से अमेरिकी सरकार को इंसानों को पकड़ पकड़ कर डलसे बेस पर एलियंस को सप्लाई करना था। पर क्यों चाहिए थे एलियंस को इंसान? हाँ जी, सब बताऊंगा। अब जरा बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। कोलोराडो बॉर्डर के नजदीक न्यू मैक्सिको में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है डलसे। और न्यू मैक्सिको वही जगह है जहां पर दुनिया का पहला, हाँ जी, पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया गया था। इशारा समझ रहे हो ना? हाँ, अमेरिका की दुष्ट हरकतें यहाँ पर बड़े लंबे समय से जारी थी। अब डलसे एक और चीज के लिए बदनाम था, और वो था पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं यूएफओ की साइटिंग यानी के उड़न तश्तरियों के दीदार हुए थे तो यही थी वो जगह। यानी कि अमेरिका में सबसे ज्यादा उड़न तश्तरियां पॉपुलेशन के हिसाब से यहीं पर देखी गई थी। अब अगर ऐसी घटनाएं घटें और वहां सरकार ना पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये तो अमेरिकी सरकार थी तो ये भी पहुंच गए। और जिसने भी हवा में उड़न तश्तरी देखने का जिक्र किया, सरकार ने उसी को धर लिया और उसका मानसिक शारीरिक दोनों तरीकों से इलाज किया। लेकिन फिर एक दिन वो घटना घट गई जिसने सब कुछ बदल दिया। घटना है 1975 की। एक चरवाहे ने पुलिस को फोन करके अपनी गाय के मरने की खबर पुलिस को दी। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भैया गाय मर गई तो जानवरों के डॉक्टर को बुलाओ, पुलिस क्या करेगी? भाई साहब, मामला ही कुछ ऐसा था। जो करना था पुलिस या मिलिट्री को ही करना था। सुनो ध्यान से। अब जिस किसान ने पुलिस को फोन किया था उसे पहले तो ये लगा कि गाय पर किसी जानवर ने हमला किया है, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो उसने ये पाया कि उसकी गाय के साथ जो हुआ है वो कोई जानवर नहीं कर सकता। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था? अभी पता लग जाएगा, आगे सुनो। पुलिस हेडक्वार्टर से लोकल में गश्त लगा रहे पुलिस वालों के पास एक वायरलेस जाता है कि भैया ऐसे ऐसे एक किसान की गाय की मृत्यु हो गई है और वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा है, मतलब मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया है, तो जरा जाकर एक बार जायजा ले लो। अब इस कॉल को ऑफिसर गेब वेल्डेज रिस्पॉन्ड करके यानी जवाब देकर किसान के पास पहुंच जाते हैं। और जो वो देखते हैं उसे देखकर उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है। गाय के अंदर एक बूंद भी खून नहीं था, मानो किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। और गाय के शरीर पर टांके भरे हुए थे, यानी शरीर के अंदर से बहुत सारे अंगों को सर्जरी के माध्यम से निकाला गया था। जब ऑफिसर ने आसपास देखा तो उन्होंने ये पाया कि नजदीक ही जमीन भी जली हुई है, वो भी गोल घेरे में, जैसे कोई एयरक्राफ्ट सीधा वर्टिकली जमीन पर लैंड किया हो। उन्होंने ये भी देखा कि गाय के पास जमीन में ऐसे निशान भी हैं जैसे वहाँ पर फ्लैट ऑपरेशन टेबल भी लगाई गई हो। पुलिस ऑफिसर को पास ही में एक येलो यानी पीले रंग का एक लिक्विड भी मिलता है जिसे कोई भी लैब आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये पीले रंग का तरल पदार्थ क्या चीज है। अब देखो, पुलिस ऑफिसर को ये बात समझ में आ गई कि भैया ये सब कुछ जो भी वो देख रहा है उसके बस से बाहर है, मतलब उसके समझ में तो नहीं आने वाला। तो अपने पुलिस बाबू ने डॉक्टर होवर्ड बर्जिस को फोन किया। वो जानवरों के मामलों के एक्सपर्ट थे, लेकिन एक समस्या आ गई। और समस्या ये थी कि डॉक्टर बर्जिस शहर में थे ही नहीं। अब डॉक्टर बर्जिस तक ये खबर पहुंचा दी गई कि भैया ऐसे ऐसे घटना हो गई है और आपको इमरजेंसी में वहां पहुंचना है। अब क्योंकि डॉक्टर बर्जिस काफी दूर थे तो उन्हें आने में 3 दिन का समय लग गया। लेकिन कमाल तो अब शुरू हुआ, क्योंकि 3 दिन में गाय का शरीर पूरी तरह से गल जाना चाहिए था, लेकिन गला नहीं। और मरे हुए जानवरों को खाने वाले स्कैवेंजर्स वो तो इसके नजदीक भी नहीं जा रहे थे। अब डॉक्टर बर्जिस ने अपने प्रयोग शुरू करे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। दिन बीत गए, महीने बीत गए और अगले 5-6 महीनों में लगभग 76 जानवर यानी 76 इतने और जानवर मारे गए। सबका खून निचोड़ लिया गया
सबके ऑर्गन गायब थे और सारे के सारे सर्जिकली रिमूव करे गए थे और जिस किसी भी जानवर में जरा मरा सा भी खून बचा था वो जम नहीं रहा था, यानी क्लॉट नहीं हो रहा था। अब ये सारी चीजें बिल्कुल लॉजिक से बाहर थी। इसके बाद उस इलाके में जितने भी लोग खोजबीन करने गए थे, एक एक करके उनके बीमार होने की खबर सामने आने लगी। अब जैसे ये खबर फैली, डॉक्टर बर्जिस ने उस एरिया में रेडिएशन लेवल को टेस्ट करना चाहा और आपको जानकर हैरानी होगी, रेडिएशन लेवल नॉर्मल से दुगना था। अब जितने भी लोग वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे, रात के समय उन्हें भी उड़न तश्तरियां दिखाई देने लगी। अब मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे, वाह भाई साहब वाह, क्या कहानी बनाई है, कैसे साबित करोगे? अच्छा ये बताओ, अमेरिकी सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट चलेगी जिसमें उन्होंने खुद ही ये चीज स्वीकार करी है कि जी जानवरों के साथ ऐसा कुछ कुछ तो हुआ था। अब अगर ये चीज आपकी जिज्ञासा को शांत कर सके तो ये रिपोर्ट मैं आपको पढ़ने को दे दूंगा। विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। ये जितने भी कागज पत्तर होते हैं खुफिया घटनाओं से या रिसर्च वगैरह से या जबरदस्त डिस्कवरी के पेटेंट्स, ये सारी चीजें विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मैं डालता रहता हूँ। तो अगर कागज पत्तर में दिमाग मारने का शौक है तो आ जाओ वहाँ पर। अब आगे सुनो। अब यहाँ पर मैं एक बात साफ कर दूं, सरकार ने ये तो माना है कि जानवरों के साथ ये घटनाएं घटी हैं, लेकिन ये नहीं माना कि ये हरकत उन्हीं की पार्टी से की गई है। तुम बोले तो एलियन पार्टी, अब भैया समझौता हुआ तो सेम पार्टी के हो गए ना। और लास्ट में ये कहकर रिपोर्ट क्लोज कर दी कि जी कुछ भी खोजबीन करने की जरूरत नहीं है, ये किसी प्रेडेटर का हमला है, बिना मतलब एलियन की कहानियों से जुड़ा हुआ गमला है जिसे उठाकर फालतू में लोग बावले हो रहे हैं। इस चीज पर आगे खोजबीन करने की कोनो जरूरत नहीं है, केस क्लोज। और भैया ये मोहर लगाकर रिपोर्ट बंद कर दी। अब डॉक्टर बर्जिस, पुलिस ऑफिसर ग्रेग वेल्डेज, ये दोनों बड़े परेशान, क्योंकि ये बात तो ये दोनों जानते थे कि सरकार कुछ छुपा रही है या छुपाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। अब इन्हें समझ में आ गया था कि ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें किसी बाहरी आदमी की मदद लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर बर्जिस ने पुलिस ऑफिसर वेल्डेज को एप्रो की मीटिंग में जाने के लिए कहा, जहाँ पर अपने पुलिस भाई साहब को पॉल बेनविट्स मिले। और ये आदमी बहुत खास है। अब इससे पहले कि मैं आपको पॉल बेनविट्स के बारे में और बताऊं, पहले एप्रो के बारे में थोड़ा सा जान लो। तो जी एप्रो की फुल फॉर्म है एरियल फिनोमेना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इस संस्था में सारे वैज्ञानिक और रिसर्चर्स एक जगह आकर एलियंस के बारे में अलग अलग थ्योरी और फैक्ट्स और फिगर्स पर चर्चाएं करते थे, पूरे देश भर में करते थे, जिसका हिस्सा फिजिसिस्ट और रिसर्चर पॉल बेनविट्स भी थे। अब ये पॉल बेनविट्स हैं कौन और ये कैसे इस घटना में मदद कर सकते हैं, आओ ये जानते हैं पहले। अब देखो, पॉल बेनविट्स के ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन उसी वीडियो का एक छोटा सा भाग मैं यहाँ पर चला देता हूँ, जिससे पॉल बेनविट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पता लग जाएगा। और अगर ज्यादा जानने की इच्छा हो तो बाद में वीडियो देख लेना। अब सुनो ध्यान से। पॉल बेनविट्स 51,000 एकड़ में फैले कर्टलैंड एयरबेस के नजदीक ही एक घर में रहते थे और एयरफोर्स बेस के नजदीक रहने की वजह से आकाश में लाइट दिखना कोई भी अजीब बात नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए रेडियो पर अजीब सिग्नल को इंटरसेप्ट किया, जो कि मनुष्यों के द्वारा नहीं छोड़ा गया था। और जब पॉल ने इस अजीब सिग्नल के बारे में एयरफोर्स को बताया तो एयरफोर्स ने पॉल के सामने एक शर्त रखी कि वो इसके बारे में किसी और को नहीं बताएंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो एयरफोर्स उनकी रिसर्च को फंड करेगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया था जो एयरफोर्स नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता लगे, और इसीलिए उन्हें मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। आइए जानते हैं क्या था पूरा माजरा। सितंबर 29, 1927 को पैदा हुए पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पॉल फेड्रिक बेनविट्स जूनियर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोस्ट गार्ड के लिए रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का काम कर चुके थे, तो उन्हें रेडियो की बहुत अच्छे से नॉलेज थी। और 1953 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके एक बिजनेस खड़ा करने के बारे में सोचा, और वो अपनी पत्नी के साथ न्यू मैक्सिको शिफ्ट हो जाते हैं, जहां वो थंडर साइंटिफिक नाम की कंपनी की शुरुआत करते हैं, जो ह्यूमिडिटी सेंसर्स बेचा करती थी। ये कंपनी आज भी अपना बिजनेस करती है, लेकिन इस कंपनी के जो क्लाइंट थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। थंडर साइंटिफिक मेनली अपना बिजनेस नासा और एयरफोर्स के साथ करती थी। अब इन दोनों से इन्हें इतना बिजनेस मिला कि इन्होंने कर्टलैंड एयर बेस के पास ही एक घर और रिसर्च लैब बनाकर तैयार कर ली, ताकि बिजनेस से जुड़ी हुई मीटिंग्स और आने जाने में समय की बचत हो सके। अब कर्टलैंड एयर बेस भी अपने आप में बहुत खास जगह थी, क्योंकि कर्टलैंड एयर बेस 51,000 एकड़ में फैला हुआ था और इस बेस पर 23,000 लोग रहते थे। इस बेस पर साइंस लैब, वेपन टेस्टिंग एरिया और न्यूक्लियर वेपन की स्टोरेज फैसिलिटी भी थी। लेकिन जो चीज इस बेस को सबसे खास बनाती थी वो था सॉ यानी SOW, यूएस एयरफोर्स का स्पेशल ऑपरेशन विंग, जो कि दुनिया भर में अनकन्वेंशनल वॉरफेयर और अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऊपर रिसर्च के लिए पूरी
दुनिया में चर्चा का विषय थी और बाद में यही एजेंसी पॉल की बर्बादी का कारण बनती है। अब क्योंकि पॉल कर्टलैंड एयरबेस के नजदीक ही रहते थे तो वो अक्सर आकाश में रंग बिरंगी रोशनी देखते थे, जिसे देखकर शुरुआत में उन्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। लेकिन एक दिन उनका ध्यान गया कि ये जो रोशनी है हवा में इसकी गति एक एयरक्राफ्ट से तेज है, ऐसे किसी भी एयरक्राफ्ट से तेज है जो उस समय यूएस एयरफोर्स के पास था। अब ये बहुत अजीब बात थी। अब क्योंकि वो एक रेडियो इंजीनियर रह चुके थे तो उन्होंने एक रेडियो सिग्नल इंटरसेप्टर बनाया, ये जानने के लिए कि आखिर इन तेज रफ्तार पर घूमती हुई रोशनियों से क्या कोई रेडियो सिग्नल आता है। और कमाल ही हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने रेडियो पे जो मैसेज इंटरसेप्ट किया वो इंसानों के द्वारा छोड़ा गया सिग्नल नहीं था। लेकिन वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि ये सिग्नल या मैसेज इंसानों के द्वारा नहीं छोड़ा गया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो उन्होंने गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जो उस समय मिलिट्री के द्वारा तो इस्तेमाल नहीं की जाती थी। दूसरी चीज, क्योंकि वो रेडियो सिग्नल के एक्सपर्ट थे तो वो इंसानों के द्वारा छोड़े जा रहे रेडियो सिग्नल को बड़ी आसानी से पहचान सकते थे और कोई सिग्नल इंसानों के द्वारा छोड़ा गया है या किसी और ने छोड़ा है, इसमें फर्क करने के लिए उनसे बेहतर इंसान शायद वहाँ पर कोई और नहीं था। इसके बाद उन्होंने जब सिग्नल को एनालाइज करा तो उन्हें पता लगा। अब उन्हें क्या पता लगा, क्या हासिल हुआ, कैसे उनके साथ आगे समस्याएं पैदा हुई, ये जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं। अब एप्रो की मीटिंग में अपने पुलिस भाई साहब और पॉल बेनविट्स ये दोनों जानवरों से जुड़ी हुई इन अजीब घटनाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। अब क्योंकि पॉल यूएफओ से जुड़े हुए मामलों के एक्सपर्ट थे, उस समय पर तो थे ही, तो वो इसके बारे में खोजबीन करने के लिए ग्रेग वेल्डेज के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग बनाते हैं। अब मीटिंग के बाद पुलिस भाई साहब वापस अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्योंकि एलियन से जुड़े हुए गाय वाले मामले में उन्हें काफी एक्सपीरियंस था तो जहाँ भी कहीं एलियन से जुड़ी हुई कोई घटना होती थी, मतलब एलियंस का नाम लेकर लोग हल्ला मचाते थे, तो वहाँ पर इन्हीं जनाब को भेजा जाता था क्योंकि इनके पास ऐसी चीजों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी था। तो एक दिन इन्हें एक नया केस मिलता है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये केस था मरना हैंसन का और ये इतना पेचीदा था कि इसे सुलझाने के लिए पॉल बेनविट्स को खुद ही आना पड़ा। लेकिन आखिर हुआ क्या था? कुछ ऐसा जो बहुत लोगों के होश उड़ाने वाला है। सुनो ध्यान से। एक रात को मरना हैंसन अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठकर न्यू मैक्सिको अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उन्हें खेत के ऊपर एक उड़न तश्तरी उड़ती हुई दिखाई देती है। अब ये लोग अपनी गाड़ी रोककर उसकी लाइट बंद करके चुपके से उस खेत में हो रही हलचल को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भाई साहब खेत में एक गाय चर रही थी जिसे ये उड़न तश्तरी उड़ाकर अपने अंदर समेटकर वहाँ से निकल ली। अब ये लोग बहुत डर गए। अब अगर आपको लग रहा है कि ये तो बड़ा अजीब था, नहीं, अजीब वो है जो मैं अब आगे बताऊंगा। जब ये वापस अपनी गाड़ी के पास आते हैं तो ये देखते हैं कि 2 मिनट की जो घटना इन्होंने देखी इसके बीच में 4 घंटे बीत गए। इन्हें ये बात याद ही नहीं कि इन 4 घंटों में आखिर इनके साथ हुआ क्या, इनका समय कहाँ पर गया, क्योंकि ये तो बस गाड़ी से उतरे और गाय को उड़ते हुए इन्होंने देखा। लेकिन जब ये वापस आए तो कई घंटे बीत चुके थे। अब ये खबर जैसे ही अपने पुलिस भाई साहब को पता लगी, उन्होंने पॉल बेनविट्स को तुरंत बुला लिया। अब पॉल बेनविट्स क्योंकि इस चीज के एक्सपर्ट थे तो उन्होंने मरना हैंसन के ऊपर हिप्नोसिस एक्सपेरिमेंट को करके जानकारी निकालना सही समझा और हिप्नोटाइज होने के बाद मरना हैंसन ने जो बताया उसे सुनकर सबको डर लगना चाहिए। सुनो ध्यान से। हिप्नोसिस में जाने के बाद मरना हैंसन ने ये बताया कि एलियंस ने उन्हें पकड़ लिया था और अपने साथ उस शिप के अंदर ले गए, जहां उसे एक टेबल पर लिटाकर उसका एग्जामिनेशन शुरू हुआ। और जो अजीब से लोग उसका एग्जामिनेशन कर रहे थे वो इंसान नहीं थे, उनका सर और आंखें इंसानों से बहुत बड़ी थी। वो मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी एक एक बात मरना हैंसन को दिमाग में सुनाई दे रही थी। इसके बाद मरना हैंसन ने ये बताया कि वो एलियन शिप एक पहाड़ पर जाकर उतरा, जहां से उन्हें एक अंडरग्राउंड बेस में ले जाया गया, जहां पर मरना हैंसन ने ये देखा कि बड़े बड़े शीशे के कंटेनर्स के अंदर एक अजीब से लिक्विड में मानव और जानवरों के अंगों को डुबाकर रखा गया था। और इसके बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा। मरना हैंसन ने ये कहा कि एलियंस ने उसकी गर्दन में सर्जरी करके एक इम्प्लांट डाला है। अब ये बात तो किसी के भी गले ना उतर रही थी, लेकिन जब गर्दन पर देखा गया तो वहाँ पर एक निशान था। इसके बाद मरना हैंसन का एक्सरे हुआ और जैसा बताया गया था एक चिप मरना हैंसन की गर्दन में वहाँ मौजूद थी, जिसे जब काट कर निकाला गया तो ऐसा कुछ भी धरती की टेक्नोलॉजी जैसा तो नहीं था। अब देखो, आपको याद होगा जब मैंने आपको पॉल बेनविट्स का इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉल बेनविट्स अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे थे और अमेरिकी सरकार की तरफ से रिचर्ड डॉटी वो एजेंट थे जो पॉल बेनविट्स को उनकी
उनकी जरूरत का सारा सामान मुहैया करा रहे थे और बदले में पॉल बेनविट्स अपनी सारी जानकारी जो वो इधर उधर से इकट्ठा कर रहे थे ये सरकार को मुहैया करा रहे थे। तो उन्होंने यानी पॉल बेनविट्स ने मरना हैंसन से जुड़ी हुई घटना का जिक्र रिचर्ड डॉटी से किया। अब पॉल बेनविट्स ने मरना हैंसन से जो अंडरग्राउंड बेस का होलिया पता लगवाया था उसके स्केचेस बनवा लिए थे। अब ये स्केचेस रिचर्ड डॉटी को दिखाए गए जिन्होंने देखते ही इन्हें पहचान लिया। इन स्केचेस में जो एलिवेटर रूम्स और लेबोरेटरी दिखाई गई थी ये और कुछ नहीं बल्कि मंजाना वेपन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स था। अब ये क्या चीज है? ये जमीन के नीचे अमेरिकी सरकार का न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज डेपो है जिसके अंदर कोई आम और खास आदमी तो क्या मिलिट्री के बड़े बड़े पर्सनल भी नहीं जा सकते। तो इसकी ड्राइंग बाहर निकलने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ से जो बात निकलकर सामने आई वो सच में होश उड़ा देने वाली थी, क्योंकि एलियन सिर्फ धरती पर मौजूद ही नहीं थे बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम भी कर रहे थे। पर ये पार्टनरशिप शुरू कब हुई और अमेरिकी सरकार एलियंस के साथ मिलकर काम क्यों करेगी और किस लिए करेगी? अब इसका जवाब तो एक ही इंसान के पास था जिसने डल्से बेस को बनाया था। और कमाल की बात ये है कि इस बेस को बनाने वाला जो इंजीनियर था उसने दुनिया के सामने आकर अमेरिकी सरकार और एलियंस के बीच में हुए समझौते की पोल पट्टी खोल डाली और वो सारे राज बता दिए जो अमेरिकी सरकार नहीं चाहती थी कि लोगों को पता लगे। और इसके बाद वही हुआ जो सबके साथ होता है। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है बल्कि इस हैरत अंगेज खुलासे की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसे जिसने देखा वही दंग रह गया। अब देखो बोलते बोलते मेरे गले का बैंड बज लिया है और जितना मैंने आपको बताया है अभी इससे भी ज्यादा और बताना बाकी रह गया है। तो एक वीडियो में सारी जानकारी को समेटना संभव नहीं है, इसलिए मैं इसे 2 भागों में बनाने जा रहा हूँ। अब जितना भी मैंने आपको बताया इससे जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर अवेलेबल हैं वो सारे आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। और रही उन लोगों के बारे में जानकारी जिनका जिक्र इस वीडियो में हुआ है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।